उस विचार को लेके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता इन 15 महीनों में बहुत अच्छे से समझ गई है कि 15 साल में मुख्यमंत्री जी जो बच्चों के मामा कोरोना के दौरान संकट से उबारने के लिए और अब मतदान के लिए भी हम लोग जी जान से प्रेरणा देंगे, व्यवस्थाएं करेंगे लोगों को। नमस्कार, सीधी बात में आज हमारे साथ मेले के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल जी हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। चुनाव की बेला है, सब और सरगर्मी तेज हो चुकी है और हर और कार्यकर्ता विभिन्न पार्टियों के अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र के लोग भी, चूंकि चुनाव भी समाज से कहीं अलग तो है नहीं, हर समाज में काम करने वाले, समाज की सेवा करने वाले लोग भी चुनाव में सक्रिय हैं। उनके भी विचार हैं और उस विचार से हम सबको अवगत होना चाहिए। इसी तारतम्य में हमने ग्वालियर के एक बहुत ही सक्रिय और सम्मानित समाज सेवी प्रवीण अग्रवाल जी के साथ आप लोगों की सीधी बात कराने का विचार किया और उनसे आग्रह किया कि वे हमारे इस प्रोग्राम में आप सबसे रूबरू हों। तो मैं पहला सवाल प्रवीण जी से करना चाह रहा हूं। आपका राजनीतिक जीवन तो कभी रहा ही नहीं, आप सामाजिक क्षेत्र में ही काम करते रहे, लेकिन राजनीति से आपकी बहुत साथ में तालमेल चलता रहा। पिछली बार आपको जब मेला उपाध्यक्ष बनाया गया तब आपका लोगों को ये लगा कि अब ये राजनीति में आगे आ रहे हैं और भविष्य के रूप में आपको देखा जाने लगा। लेकिन ये सफर आपका कैसा रहा? आपने कहां से शुरुआत की समाज सेवा की? आपके अंदर ललक कहां से पैदा हुई, ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक सभी। तो आपसे यही सवाल है। धन्यवाद सौरभ जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस चर्चा में मुझे भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ और इसके लिए शरद गौतम जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 1996 से समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने कुछ काम करना शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने सजग मतदाता मंच, एक सामाजिक संगठन का गठन किया। उस सजग मतदाता मंच के माध्यम से हमने प्रयास किया कि लोग मत डालें। किसको डालें ये अलग विषय है, लेकिन मत जरूर डालें। उस समय लोकसभा के चुनाव में 35-36% मतदान हुआ करता था, जो मतदान का प्रतिशत बढ़ के 40% तक पहुंचा था। उसके बाद 1998 से सजग मतदाता मंच को सजग प्रकोष्ठ में परिवर्तित कर सामाजिक सेवा का ये सिलसिला शुरू हुआ। खासकर बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा कालखंड हमने इसमें बिताया है उनकी सेवा के लिए। चाहे बिजली उपभोक्ताओं का मामला हो, चाहे रेलवे की सुविधाओं का मामला हो, चाहे जनहितैषी मुद्दे हों, हर मुद्दे पे हमने सजग प्रकोष्ठ के माध्यम से अपनी टीम के सहयोग से उसके अंदर काम करने की कोशिश की है। और इसी काम करते करते दौरान मुझे सिंधिया राजवंश के नज़दीक जाने का अवसर मिला और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उसी का परिणाम है कि मैं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आज कट्टर समर्थक हूँ। और वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक अंदर उनके प्रेरणा से जो भी कार्य हो सकता है करने के लिए तत्पर हूँ। जैसा कि आपने बताया कि समाज सेवा में आपने मतदान कराने के लिए, अधिक मतदान हो उसके लिए कार्य किया। आपने विभिन्न ऐसे मुद्दे उठाए जो कहीं ना कहीं प्रशासन जिस बात में ढीला होता था, मैंने देखा है फेसबुक के माध्यम से भी, जी। अन्य माध्यमों से भी, प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं जब काम में कुछ कमी आती थी तो आप चुप नहीं बैठते थे घर पे। वो एक अच्छा विषय है एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का। तो उसके ऊपर भी मैं आपको जानना चाहूंगा कि ऐसे अंदर आपके अंदर क्या बात आती है कि आप जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो आप चुप नहीं रह सकते। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बड़े बाबा सेठ नारायण दास जी अग्रवाल, सिंधिया राजवंश में उस समय न्यायालय नहीं हुआ करते थे, उस समय जूरी हुआ करती थी। तो वो सेठ नारायण दास जी अग्रवाल, उनके नाम के पीछे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट लगा करता था क्योंकि वो सिंधिया राजवंश की जूरी के सदस्य थे। उनके बाद मेरे जो बाबा थे वो सेठ ब्रजभूषण दास जी अग्रवाल, जो चैम्बर इसके सनातन धर्म मंदिर के
स्थापना में जिनका विशेष योगदान रहा, वो भी इस तरह से किसी भी अगर कहीं वो होता था, अनियमितता होती थी या ज़्यादती होती थी, तो मुखर होकर सामने आते थे। शायद यही अंश मेरे अंदर, मेरे पिताजी के बाद मेरे अंदर आया है। और मुझे लगता है कि कहीं भी अगर जाति हो रही है, किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई अधिकारी लाल फीताशाही के उसमें डूबा हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसको आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से उसकी आवाज़ उठाना चाहिए। और प्रभु की कृपा और माई के आशीर्वाद से आज दिनांक तक जो मुद्दे हमने उठाए हैं उसमें हमें सफलता हासिल मिली है। और उसी सफलता का वो परिणाम है कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, और उस भरोसे के अंतर्गत ही चैम्बर में मुझे चौथी बार पदाधिकारी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब आपने। चैम्बर में आप पदाधिकारी हैं, व्यापारियों के हितों में आप हमेशा बात उठाते रहते हैं। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, 15 साल शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मध्य प्रदेश में रही, 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार आई, और उसके पहले दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में मैं भी युवा अवस्था में था, और मैंने व्यापारियों के हितों में जब काम नहीं होते देखे, तब 15 साल सरकार शिवराज जी की अपनी चली। क्योंकि व्यापारी तो हर वर्ग का होता है, एक प्रेस करने वाला भी व्यापारी है, वो भी व्यापार के माध्यम से अपना घर चला रहा है, वो भी एक तरीके का व्यापार है। चाय बेचने वाला भी व्यापारी है। तो जब लाइट नहीं होती थी तो वो बड़ा परेशान होता था, प्रेस वाला है वो बड़ा परेशान होता था कि दिन भर लाइट नहीं आ रही है। उसका व्यापार, हर तरीके के व्यापारी परेशान होते थे, एक समय था। और उसके बाद शिवराज जी ने उस राज्य को संभाला और उसमें परिवर्तन लाए। तो कहीं ना कहीं एक व्यापारी होने के नाते आपके मन में भी संतुष्टि का भाव तो उत्पन्न होता ही होगा, इस बारे में मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, आपने व्यापारियों का सरकार के प्रति अनुभव दिग्विजय सिंह शासन से और भाजपा शासन होते हुए और कमलनाथ जी के शासन तक के बारे में जानना चाहा है। आपके जो प्रश्न की मूल भावना मुझे निकल के दिखती है। मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के शासन में उनका शासन 1993 से 2003 तक 10 वर्ष मध्य प्रदेश में शासन रहा, और 1998 से 2003 का जो उनका शासन था, और उस शासन में भी वर्ष 2000 से 2003 तक जब और इसको और समराइज करें तो कैलाशवासी माधवराव जी सिंधिया जी के स्वर्गवास के बाद शायद दिग्विजय सिंह बिल्कुल छुट्टा हो गए। उनके जवान पर ऐसी चीज़ें आने लगी कि वो कर्मचारियों को चोर कहने लगे, वो व्यापारियों को चोर कहने लगे, वो सबको एक दृष्टि से देखने लगे, और एक दंभ उनके अंदर आ गया। शायद उनको ऐसा लगा होगा कि अब माधवराव सिंधिया जी भी इस धरती पर नहीं है, तो मेरा इस मध्य प्रदेश में एक छत्र राज्य रहेगा। ऐसा दंभ या क्या आया वो वही बता सकते हैं, लेकिन एक दंभ उसके अंदर घुसा, जो मैं समझता हूँ। और उसी का परिणाम था कि 2003 में जब साध्वी उमा भारती जी ने इस भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली प्रदेश के चुनाव के लिए, और उन्होंने एक नारा दिया, इनका नाम दिया बंटाधार। वो परिणाम था उनकी बदजुबानी का, वो परिणाम था उनके कुशासन का कि आम जनता उनको बंटाधार के नाम से जानने लगी। आज आप किसी का नाम लिए बिना आप केवल बंटाधार कह दो तो एक छोटा सा बच्चा भी सीधा उसको जोड़ देता है। तो उस बंटाधार की छवि को 2003 में उमा भारती जी ने जनता के सामने रखा, और जनता ने 15 वर्ष तक उनको शासन करने का अवसर दिया। 2013 में जब चुनाव हो रहा था, चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं कट्टर ज्योतिरादित्य जी का समर्थक हूँ, तो मैं लोगों से बात कर रहा था कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो हो सकता है कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बन जाएं। आप विश्वास कीजिए कि हर व्यक्ति ये कहता था कि ये आपकी भूल है, ये जो ये बंटाधार है ना, ये बहुत घाघ है, ये सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। इस व्यक्ति ने माधवराव सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इस व्यक्ति ने माधवराव सिंधिया जी के व्यक्ति राह में जितने कांटे बोए जा सकते थे बोए, ये कभी सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। और परिणाम यही हुआ कि 2013 में भी कांग्रेस शासन में नहीं आ पाई। 2018 में
कांग्रेस ने थोड़ी सी होशियारी करी। कमलनाथ जी चूँकि एक व्यापारी हैं, कमलनाथ जी ने एक चालाकी से उसको अपने आप को प्रस्तुत किया और सिंधिया जी को साथ में लिया। बंटाधार जी उससे गायब हो चुके थे। बंटाधार जी पोस्टर पर नज़र नहीं आ रहे थे, जैसे अब कांग्रेस के वचन पत्र में बंटाधार जी और राहुल गांधी जी का फोटो नहीं है, उस तरह से बंटाधार जी उसमें नज़र नहीं आ रहे थे। और सिंधिया जी को आगे लेके आए कमलनाथ जी, और सिंधिया जी ने भी उनको पिता तुल्य सम्मान देते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, बल्कि कमलनाथ जी के मेहनत करने के 4 गुना ज़्यादा मेहनत श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने की। इधर बीजेपी का भी जो हमला था 2018 में, वो उसका एक स्लोगन से माफ़ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, ये जो नारा दिया था उससे बीजेपी ने भी टारगेट महाराज को किया, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को किया, जिससे जनता को ये लगा कि शायद अब की से मुख्यमंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बन जाएंगे, इसलिए वो सत्ता के निकट पहुँचे। लेकिन उसके बाद भी जनता पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी, और जनता को कहीं तो भी लगता था कि ये दिग्विजय सिंह जी ऐसी साजिश रचेंगे कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर ये चीज़ को कांग्रेस क्लियर करने में वो हो जाती तो कांग्रेस की जो 114 सीटें आई थी वो 174 सीटें होती। लेकिन जो जनता समझदार प्रबुद्ध वर्ग था, उसकी जो आशंका थी वो सही साबित हुई। सही साबित होने के बाद आप देखिए कि हर चीज़, नेता प्रतिपक्ष आज की तारीख में है तो कमलनाथ जी, प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री थे तो कमलनाथ जी, और अगर मुख्यमंत्री के अभी मुख्यमंत्री सीएम इन वेटिंग है तो कमलनाथ जी। दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा सदस्य, भोपाल से चुनाव लड़े, हारे तो फिर राज्यसभा सदस्य, उनके बेटे मंत्री, उनके भांजे मंत्री, उनके भतीजे मंत्री। ये परिवारवाद में जो उलझ के कांग्रेस की कहानी थी, इसको लेकर लगातार सिंधिया जी को जो अपमानित किया जाने लगा, उस अपमानित करने की वजह से श्रीमंत सिंधिया जी ने बहुत ही विषम परिस्थिति में ये कदम उठाया, और कदम उठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको अपने स्थान उपलब्ध कराया, मैं समझता हूँ श्रीमंत सिंधिया जी की तरफ से ही नहीं बल्कि अपितु देश की करोड़ों उस स्वाभिमानी और सम्मानित जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया जाना चाहिए कि उनने अपना प्लेटफॉर्म जन सेवा के लिए उनको दिया। क्योंकि श्रीमंत सिंधिया जी ने राजनीति माध्यम नहीं बताया, राजनीति को माध्यम बताया है, लक्ष्य जन सेवा बताया है, तो वो जो माध्यम उन्होंने दिया उसके लिए उनका आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। इसके साथ जो कार्यकाल की बात है कि व्यापारियों ने कैसा अनुभव किया, मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूँ। देखिए, व्यापारियों को चाहिए कि उनके ऊपर लाल फीताशाही हावी नहीं हो। सरकार से बहुत कुछ नहीं चाहिए, सरकार से व्यापारी कोई ऐड नहीं मिलती है, सरकार से व्यापारी को कोई विषम परिस्थिति में आर्थिक सहायता नहीं मिलती है, और वो बहुत कुछ चाहता भी नहीं है। लेकिन इतना चाहता है कि जब वो अगर किसी सरकारी कार्यालय के दफ्तर में जाए और अपना परिचय व्यापारी के रूप में बताए तो उस व्यापारी को सोने की चिड़िया की तरह नहीं देखा जाए, वो गिद्ध रूपी अवसर उसको सोने की चिड़िया समझ के उस पर नहीं झपटें। केवल इतना संरक्षण चाहता है जो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के माध्यम से शिवराज सिंह सरकार में मिलेगा, ऐसी सभी व्यापारियों को आशा है। और इसी आशा का है परिणाम आपको 10 नवंबर को देखने को मिलेगा कि पूरे मध्य प्रदेश का व्यापारी समाज जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं खुल के भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाला है, और न केवल आने वाला है बल्कि उसको मतों में परिवर्तित भी करने वाला है। बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि हमारे भाई साहब ने बताया आपको कि व्यापारी वर्ग बहुत आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उन लोगों को खुशहाली और अच्छा वातावरण मिलेगा। मैं एक बात आपसे भाई साहब जानना चाहूँगा कि आपने इस बात का भी जिक्र इस बात के साथ जोड़ा जाए कि जब भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ आया तो जो डकैत की समस्या थी, यहाँ पर जो चोरी और डकैती की समस्या थी, उससे भी निजात भारतीय जनता पार्टी के शासन ने दिलवाया। तब यहाँ पर लोग आने से डरते थे। मैं पुरानी आपको वाकया बता रहा हूँ, मैं लश्कर में रहता था और ठाटेपुर आने के लिए लोग बोलते थे कि 9 बजे बाद आप उधर से मत निकलो, और आज अपन दीनदयाल नगर से भी आगे जा सकते हैं रात को 3 बजे भी। तो इस बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या परिवर्तन आया है। देखिए, निश्चित रूप से जो चंबल की दस्यु की समस्या थी, जो हमारे ग्वालियर की इमेज को ख़राब करती थी, जहाँ एक तरफ सिंधिया जी के विकसित ग्वालियर के रूप में, सिंधिया राजवंश द्वारा विकसित ग्वालियर के रूप में मध्य प्रदेश को देखा जाता था,
जहाँ एक समय था कि जब पूरे मध्य प्रदेश में ग्वालियर नंबर 1 पे आया करता था। एक समय था ग्वालियर ने जब 565 राज्यों का संविलियन स्वतंत्र भारत में हुआ था, उसके अंदर 74 करोड़ रुपए इन 565 सरकारों से, राजघरानों से केंद्र सरकार को मिला था। उसमें फक्र था कि 58.5 करोड़ रुपया अकेला सिंधिया राजवंश द्वारा दिया गया था। तो ऐसा ग्वालियर जहाँ एक तरफ ये पहचान रखता है, दूसरी तरफ उस दस्यु समस्या के कारण उस नाम को बदनाम होता था। निश्चित रूप से ये इस समस्या को निपटाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, एक मजबूत लक्ष्य की ज़रूरत थी, जो समय रहते पूरी हुई है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से चंबल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन माननीय नितिन गडकरी जी ने करा, मुझे लगता है कि जिस दिन ये चंबल एक्सप्रेसवे बन के तैयार होगा, ग्वालियर की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम ये चंबल एक्सप्रेसवे करेगा। श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, शिवराज सिंह जी और माननीय नितिन गडकरी जी, ये सब मिलकर इस चंबल एक्सप्रेस की जो रूपरेखा रखी है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि निर्बाध रूप से ये चंबल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो, जो हमारे ग्वालियर को, और ग्वालियर ही नहीं अपितु इस पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को एक नया रूप, नए उसमें दिखेगा, नया विकास की इबारत लिखी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। एक बात और जोड़ना चाहूँगा भाई साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने ग्वालियर को बहुत समय से करीब से देखा है, आप मेले के उपाध्यक्ष रहे, आप पूरे ग्वालियर में घूमते हैं, आपका विचरण होता है, आप चैम्बर जाते होंगे, आप बाड़े घूमते होंगे। आपने देखा होगा कि विभिन्न इमारतें हमारे यहाँ थी, उनमें जो परिवर्तन, विभिन्न मार्गों में आपने पूरे ग्वालियर के सौंदर्यीकरण पे जो हेरिटेज सर्किट में इसको शामिल किया गया, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के प्रयासों से नए 5 पुल बन रहे हैं। इस प्रकार के विकास कार्य जो ग्वालियर में हो रहे हैं, वो आपने साथ में उस विकास को जिया होगा, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। पिछले 5 साल नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ के सांसद थे और अब विवेक शेजवलकर जी हैं। विकास के बारे में आपके ग्वालियर में और क्या संभावनाएं हैं और कैसा हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपका विचार जानना चाहूँगा। देखिए, निश्चित रूप से ये जो विकास है, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ग्वालियर ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसकी अवधारणा से देखने को मिल रहा है। ऐसी एक योजना का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो जवाहरलाल नेहरू शहरी सौंदर्यीकरण योजना के नाम से एक योजना चलाई थी। उस समय भी ग्वालियर में बहुत प्रयास किए गए कि जवाहरलाल नेहरू शहरी सौंदर्यीकरण योजना में ग्वालियर को शामिल कर लिया जाए, लेकिन अफसोस रहा कि उस समय ग्वालियर जवाहरलाल नेहरू शहरी सौंदर्यीकरण योजना में शामिल नहीं हो पाया। अभी 2015 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित हुई, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के, हमारे उस समय वो क्षेत्रीय सांसद भी हुआ करते थे और कैबिनेट सरकार के मंत्री भी थे, उनके वजह से अभी वर्तमान में हमारे सांसद माननीय श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी की वजह से ग्वालियर स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल हुआ। और न केवल शामिल हुआ बल्कि उसका जो पैसा ग्वालियर के अंदर मिलने लगा और ये नया बदलता ग्वालियर आपको दिख रहा है। यहाँ तक हेरिटेज लुक की बात है तो मैं उस मीटिंग में शामिल था जब श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और माननीय विवेक नारायण शेजवलकर जी ने एक बैठक ली थी। उस पर सिंधिया जी ने कहा था कि ये ग्वालियर को नीले पीले रंग से नहीं पोते, ग्वालियर का अपना एक हेरिटेज है, ग्वालियर को देखने, ग्वालियर का एक इतिहास है। ग्वालियर सब हिंदुस्तान की सबसे पहली सीवर लाइन अगर बिछाई गई थी तो ग्वालियर में बिछाई गई थी। हिंदुस्तान की सबसे पहली रेल लाइन जो डाली गई थी तो वो ग्वालियर में डाली गई थी। 50,000 लोगों के लिए जो तिगरा का स्थापना की गई थी, आज 16 लाख से ज़्यादा जनता को भी वो पानी पिलाने में सक्षम है। मतलब उस समय उनका एक विज़न था। तो आप उस हेरिटेज को सामने लेकर आएँ, जिससे हमारे हेरिटेज अगर सामने आएगा तो हमारा पर्यटक ग्वालियर की तरफ आकर्षित होगा। और अगर पर्यटन का व्यापार ग्वालियर के अंदर आकर्षित करने में हम कामयाब हो गए तो ये ग्वालियर के अंदर मील का पत्थर व्यापारिक और औद्योगिक जगत के लिए होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो निश्चित रूप से जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय विवेक नारायण शेजवलकर जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन सब के माध्यम से जो स्मार्ट सिटी परियोजना है वो जिस शहर उसके अंदर शामिल हुए हैं वो उनकी तकदीर बदलने वाला है, वो उनकी पहचान को बदलने वाली योजना है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब भाई साहब,
काफ़ी चर्चा विकास पे हो गई। जनता विकास को खुद जी रही है, देख रही है। निश्चित रूप से उसको ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर की तस्वीर को बदला है। अब हम चुनाव का समय है, प्रत्याशियों पे भी हमें बात करनी चाहिए। तो सीधी बात में मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि दोनों प्रत्याशी आपने करीब से उनको देखा है, जानते हैं, उनके राजनीतिक जीवन को देखा है। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा मुन्ना लाल जी गोयल के राजनीतिक जीवन और उनके परिचय, उनसे कैसा, उनके कार्यों के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। एक जनसेवक के रूप में आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं ही नहीं देखता, ग्वालियर की और ग्वालियर पूर्व की विधानसभा की जनता भी उनको एक संघर्षशील, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, अपने हितों की रक्षा करने वाले नेता के रूप में देखती है। उसी का परिणाम देखिए आप कि वो लगातार 3 बार से उनको विधायक बना रही है। 3 बार से विधायक बना रही है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये बात ठीक है कि आंकड़ों के उसमें वो विधायक निर्वाचन का प्रमाण पत्र उन्हें 2018 में मिला, लेकिन उससे पहले 2013 के चुनाव में और उससे पहले 2008 के चुनाव में भी वो 50 मतलब जिसके 51% वोट होते हैं वो चुनाव जीत जाता है। तो 49 और 49.5% पे वो जाकर टिके हैं, यानी आधी जैसे थोड़े से कम जनता ने उनको अपना विधायक पिछले 3 बार से मानती चली आ रही है। तो मुझे लगता है कि अभी उनके जब विधायक बनने के बाद मैं मुन्ना लाल जी को बधाई भी देना चाहूँगा कि वो ऐसे विधायक थे ग्वालियर के अंदर, जो ग्वालियर के 2 विधायक जिसमें एक मंत्री और एक विधायक हैं, उन्होंने इस ग्वालियर के नाम को, मान को बढ़ाया और ग्वालियर के अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली लड़ाई को लड़े जाने वाले जनसेवक हैं, इसको भी सिद्ध किया। माननीय मुन्ना लाल जी ने सरकार में रहते हुए अपने क्षेत्र की समस्या के लिए विधानसभा में धरने पे दिया, सरकार के खिलाफ धरने पे बैठे। और माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी उस कैबिनेट की बैठक में, भरी कैबिनेट की बैठक में उन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं चलेगा मुख्यमंत्री जी। तो ये इसके लिए हिम्मत चाहिए, अपनी सरकार के खिलाफ, सरकार का विधायक होने के बाद सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने के लिए हिम्मत चाहिए। यानी ये स्पष्ट था कि उनके लिए सरकार से जो प्राप्त सुविधाएं हैं वो गौण हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के हितों का संरक्षण है और अपने क्षेत्र का विकास करना ही उनका प्रथम लक्ष्य है। शायद ये उन्होंने सिद्ध भी किया है। यही सवाल मैं, क्योंकि ग्वालियर विधानसभा में भी चुनाव चल रहा है, वहाँ के प्रत्याशी तो स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर बन के उभरे हैं, उनके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। एक जनसेवक के रूप में आप प्रद्युमन सिंह तोमर जी को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सवाल आप कर रहे हैं कि जनसेवक के रूप में प्रद्युमन सिंह तोमर जी को कैसे देखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या हर जनसेवक को प्रद्युमन सिंह तोमर की तरह होना चाहिए, क्योंकि अगर जनसेवक के पूरे मापदंड को किसी ने सिद्ध किया है, जनसेवक के जन सेवा की भावना को पूरी तरह से किसी में अगर परिलक्षित होती हैं, जनता का हित सबसे पहले अगर परिलक्षित होता है तो प्रद्युमन सिंह तोमर जी हैं। वो उस नाले में उतर जाते हैं जनता के हितों के लिए कि मालूम पड़ा कि जनता के यहाँ गंदा पानी जा रहा है और गंदे पानी का कारण यह है कि नाला रुका हुआ है, और नाला रुका हुआ है, नाला साफ़ अगर नहीं हुआ तो जनता के घर में स्वच्छ पानी नहीं पहुंचेगा। ये बात उन्हें जब मालूम पड़ती है तो वो उस नाले में उतर जाते हैं जिस नाले के बारे में किसी को ये अंदाज़ नहीं था कि वो नाला कितना गहरा है, जिस नाले के बारे में किसी को ये अंदाज़ नहीं था कि उस नाले के अंदर कहीं सांप, बिच्छू, कोई कीड़ा तो ऐसा नहीं है जो काटने से जान पे आ सकती है। उस नाले में उतर जाते हैं कि उसके बहाव कितना है, उसके बारे में भी उनको अंदाज़ा नहीं था। ऐसे जनसेवक रात को जब 2:30 बजे और 3 बजे ट्रेन से भोपाल से उतरते हैं तो सीधे अपने एरिया में पहुंचते हैं और पता करते हैं कि वहां पानी पहुंच रहा है कि नहीं, वहां पे लाइट चालू है कि नहीं, लोगों को कोई असुरक्षा की बात तो नहीं है। इस तरीके से जो वो काम करते हैं, तो जब भी वो ग्वालियर आते थे तो पूरा प्रशासन, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पुलिस विभाग हो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो किस एंगल से उस क्षेत्र को देखने जा रहे हैं, तो सारे विभाग मुस्तैद रहते थे। और परिणामतः ग्वालियर विधानसभा को आप देखें कि ग्वालियर विधानसभा के आनंद नगर पार्क को जाके देखें, ग्वालियर विधानसभा के तिकोनिया पार्क को जाके देखें, ग्वालियर विधानसभा के कांचमील पार्क को जाके देखें, ग्वालियर विधानसभा की सागरतल रोड को देखें, बोहड़ापुर रोड को देखें, सिविल हॉस्पिटल को देखें, पटेल स्कूल को देखें। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां उन्होंने उसके लिए काम नहीं किया
जहाँ उसकी तकदीर और तस्वीर को नहीं बदला है। अगर आप खुद देखेंगे तो आपका सवाल अगला ये होगा, क्या सभी जनसेवक को प्रद्युमन सिंह तोमर जैसा होना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि इस क्षेत्र के अंदर ये हमारे दोनों जनसेवक, चाहे प्रद्युमन सिंह तोमर जी हों चाहे मुन्ना लाल जी हों, ऐसे जनसेवक अपनी मिसाल छोड़ते हैं, ऐसे जनसेवक अपनी नई पहचान बनाते हैं जो दूसरे जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा देने का काम करते हैं। आपने मेला उपाध्यक्ष जी और शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी की बात सुनी। दोनों प्रत्याशियों के बारे में मैं नहीं समझता भाई साहब दर्शकों को अब ज़्यादा दुविधा होगी कि वो किस पक्ष में मतदान करें, लेकिन एक और पक्ष में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा और एक सवाल और रखना चाहूँगा। छिंदवाड़ा वर्सेस चंबल, 16 सीटें चंबल में और छिंदवाड़ा के नेताजी एक ही बार 15 महीने में उनको समय मिला, वो भी चुनाव के समय वो यहाँ पर आए। चंबल की जनता से 16 विधानसभा सीटों पर जो चंबल की जनता है, जिनका ये युद्ध है, मैं समझूं छिंदवाड़ा बनाम चंबल ये युद्ध है। चंबल की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के सभी सम्मानित व्यक्तियों से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चुनाव के अंदर बहुत सारे राजनेता आएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनको आपने कभी इस ग्वालियर चंबल संभाग की भूमि पे नहीं देखा होगा। ग्वालियर चंबल संभाग की माटी की खुशबू क्या है, ग्वालियर चंबल संभाग की माटी की विशेषता क्या है, ग्वालियर चंबल संभाग की माटी चाहती क्या है, इसके बारे में उन्हें कतई अनुभव नहीं होगा। साधु के भेष में, संतों के भेष में, बाबा के भेष में पाखंडी बाबा भी आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। मैं तो आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आप केवल इतना देखना कि क्या कमलनाथ जी की गारंटी, क्या दिग्विजय सिंह जी की गारंटी, क्या वो कोई पटवारी जी हैं उनकी गारंटी, एक कोई गुड्डू जी है उनकी गारंटी पे आप वोट देंगे, या श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, शिवराज सिंह जी, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, विवेक नारायण सेजवलकर जी, इन लोगों की गारंटी पे वोट देंगे? हम इन लोगों को पकड़ सकते हैं, हम इन लोगों से बात कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आपने जो सवाल पूछा तो ग्वालियर चंबल की जनता जो आप कहते हैं कि दुविधा होगी, बिल्कुल कतई दुविधा में नहीं है। मैं अभी आ रहा था तो मेरे को एक सज्जन मिले जो ग्वालियर पूरब के मतदाता थे। मैंने उनसे पूछा कि इस बार वोट किसको दोगे? उनका जवाब सुन के मैं आश्चर्यचकित रह गया। उनका जवाब सुनने के बाद मुझे लगा कि हम ये सोचते हैं कि जनता कुछ नहीं जानती, जनता जागरूक नहीं है, ये हमारी गलती है। मेरा ऐसा मानना है कि जनता सब कुछ जानती है, जनता सारे कैलकुलेशन लगाती है और जनता इसीलिए मौन रहती है, और जब नौबत आती है परिणाम सुनाने की, निर्णय सुनाने की, तो परिणाम सुनाती है। उन व्यक्ति का जवाब था, मैंने उनसे पूछा कि आप वोट किसको दोगे? तो वो व्यक्ति बोले, ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने कहा बिल्कुल पूछने की बात है, 3 तारीख को वोट आपको डालना है, आप किसको वोट दोगे? अरे बोले भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। और किसको दूंगा? तो मैंने कहा ऐसा क्यों भाई, भारतीय जनता पार्टी को क्यों दोगे? बोले केंद्र में मोदी जी की सरकार जो इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा कार्य कर रही है, उसके नेतृत्व में जहाँ शिवराज, उनके अंतर्गत यहाँ शिवराज सिंह जी की सरकार बनेगी, वो मध्य प्रदेश का विकास करेगी, या मोदी जी की सरकार केंद्र में है और जहाँ कमलनाथ जी की सरकार बनेगी वो केंद्र का विकास करेगी? ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, कमलनाथ जी कोई काम नहीं करेंगे और मोदी जी को कोसते रहेंगे कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों को हम लेके नहीं आने वाले। हम तो एक उस लाइन की लोगों को लेके आने वाले हैं जो राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण भावना रखते हैं, जो राष्ट्र विकास की भावना रखते हैं, जो विकास की भावना रखते हैं, वो सामाजिक सद्भाव की भावना रखते हैं, जो आपसी मिलन की भावना रखते हैं, जो समरसता की भावना रखते हैं। ऐसे लोगों को पूरे केंद्र प्रदेश से लेके केंद्र तक एक ही पार्टी की सरकार लाएंगे, जिससे ग्वालियर सहित ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश के अंदर विकास की नई गंगा बहाई जाएगी। ऐसा उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि वाकई मतदाता बहुत समझदार है। वो ये जानता है कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी मोदी जी की सरकार है, ऐसे में अगर कमलनाथ जी की यह सरकार आ गई तो सिवाय इस मध्य प्रदेश के विनाश के कुछ नहीं होगा। ये वो जानता है, शायद उसने यही जवाब दिया। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति यही बात सोच रहा है, इसलिए इसमें कोई जवाब की आवश्यकता हो ऐसा मैं नहीं समझता। बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक अंतिम प्रश्न, कोविड एक बड़ा भयानक बीमारी के रूप में उभरा,
और चुनाव पे भी कहीं ना कहीं उसका संकट मंडराया हुआ है। मतदान कैसे कराएंगे? क्या आप मतदाता से कहना चाहेंगे कि वो मतदान, क्योंकि जरूरी है, लोकतंत्र में मतदान भी बहुत आवश्यक है, क्या आप इस बारे में काम भी करते रहे हैं? आपने कहा कि मेरी शुरुआत ही इस मुद्दे से हुई थी, तो ये बड़ी जिम्मेदारी के रूप में एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर है, आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है। तो आप दर्शकों से ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि वो 3 तारीख को अपने घर से निकल के मतदान करें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनता सब जानती है। जनता को माननीय निर्वाचन आयोग ने जो अपनी गाइडलाइन दी है उसके अंतर्गत हम लोगों को जब हम मतदान करने जाएंगे तो एक मास्क मिलेगा, हम लोगों को ग्लव्स मिलेंगे, ग्लव्स उतारने के बाद हमें हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे। इसके बाद जो कोरोना की जांच कर रहे डॉक्टर हैं वो भी ग्लव्स पहनते हैं, मास्क लगाते हैं और उस ग्लव करने के बाद हाथों को सैनिटाइज करते हैं, उनको कोरोना नहीं होता है। ये शायद निर्वाचन आयोग ने इसीलिए करा होगा कि अगर कोई कोरोना संक्रमित के बीच में आपका मिलन हो भी जाए तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दूसरी बात, मेरा ऐसा मानना है कि तीसरी शक्ति जो इस धर्म युद्ध में अन्याय करने वालों के खिलाफ है, वो भी ये संदेश दे रही है कि आप मतदान करने अवश्य जाएं, कोरोना से सतर्क रहकर मतदान करें, कोरोना से घबराएं नहीं, घबरा के घर ना बैठें। उसका कारण, ये कहने का मेरा कारण है कि आप देखिए जिस तरीके से कोविड के पेशेंट ऑल ओवर इंडिया में कम हो रहे हैं, कई राजनीतिक लोग इस पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो तो चुनाव है इसलिए ग्वालियर में रोगी का निकलना कम हो गए हैं। उनकी राजनीतिक सूझबूझ और उनकी अकल पर कई बार तरस भी आता है कि भैया ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव हैं। ये संख्या ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में डाउन हुई है, कमी हुई है। जहाँ 1 लाख मरीज रोज़ निकला करते थे वहाँ 65 से 70 हज़ार मरीज पे हम लोग आ गए हैं। ग्वालियर के अंदर 40 से 45 मरीज पे आ गए हैं और मुझे लगता है और उम्मीद भी है और भगवान से प्रार्थना भी है। और आज से 6 महीने पहले बेजान दारूवाला जी की जो भविष्यवाणी चैनलों पे देखी गई थी, उन्होंने कहा था कि 31 अक्टूबर तक कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था, उन्होंने ख़त्म हो जाएगा और उस लाइन को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा था कि वो भगवान नहीं है। अगर 31 अक्टूबर तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ तो 15 नवंबर तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ये बेजान दारूवाला जी ने कहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी भविष्यवाणी सत्य होती नज़र आ रही है। और इसीलिए ईश्वर भी ये संदेश दे रहा है कि इस धर्म युद्ध में आप मतदान करने अवश्य जाएं, सावधानी से मतदान करें, लेकिन मतदान अवश्य करें जिससे ये मध्य प्रदेश सुयोग्य नेतृत्व के पास जाए और सुयोग्य नेतृत्व के पास जाने के बाद इस ग्वालियर चंबल संभाग में विकास की गंगा बहे। बहुत धन्यवाद भाई साहब। आशा करता हूँ कि कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और नवरात्रि जब तक ख़त्म हो, भगवान से, माई से यही प्रार्थना है कि ये भयानक बीमारी भी अंत की और अग्रसर हो, इसका भी खात्मा हो। सीधी बात में आप हमारे बीच आए, हमारे दर्शकों के लिए आपने अपने विचार व्यक्त किए और उन विचारों से एक सुदृढ़ भारत का और सुदृढ़ मध्य प्रदेश का और सुदृढ़ ग्वालियर का विकास और अच्छा हमारा बन सके, इसके लिए आपने हमें समय दिया। हम सीधी बात के ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।